एक बार फिर सोच ले मोहित, तो मुंबई में अकेले कैसे रहेगा? तुझे तो अपना रुमाल तक धोना नहीं आता, माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा। तो मोहित आंसू पीते हुए मुस्कुरा दिया। चिंता मत करो माँ, विकी भाई ने मुझे खुद बुलाया है, वो मेरा सारा ख्याल रखेंगे, खाना पीना कपड़े धोना सब वो अपनी देख रेख में करवाएंगे, और वो अच्छे पैसे दे रहे हैं, इसीलिए वहाँ जाना ज़रूरी है। यहाँ इस छोटे से शहर में तो महीने के 6,000 भी नहीं कमा पाता, मोहित ने माँ को आश्वासन देते हुए कहा था। तो वो जैसे अपने आंसू पीते हुए चुप हो गईं। सारे छोटे बहन भाई माँ के साथ ही खड़े थे। मोहित अपना बैग तैयार कर चुका था। बैग को कंधे पर डालते उसने एक नज़र अपनी बूढ़ी माँ और बहन भाइयों पर डाली। उसे अपने घर वालों के लिए कदम उठाना ही था, जबकि वो खुद सिर्फ 16 साल का था। पहली बार घर से बाहर कदम निकालते हुए उसका दिल डर रहा था, लेकिन विकी भाई नाम मशहूर यूट्यूबर ने उन्हें काम की ऑफर ऐसी दी थी कि ना चाहते हुए भी वो मुंबई जाने पर मजबूर हो गया था। बस मोहित, तू जल्दी से मुंबई आ जा, यहाँ मैं तुझे अलग फ्लैट लेके दूंगा, तू आराम से वहाँ रहेगा, गेम्स खेलना, मेरी वीडियो एडिट करना, क्योंकि मैंने तेरे बड़े चर्चे सुने हैं। छोटी सी उम्र में ही तुझे वीडियो एडिटिंग का ऐसा काम आता है जो बड़े बड़ों को नहीं आता, और उसके मैं तुझे अच्छे खासे पैसे दूंगा। तेरे घर वालों की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। दुबला पतला सा मोहित विक्की भाई की बातों को सच मानकर मुंबई जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी जेब में जो आखिरी कुछ रुपए बचे थे वो इकट्ठे करके उसने मुंबई जाने की टिकट खरीद ली थी। वो मुंबई की धरती पर उतरा तो सख्ती से उसने अपना पुराना सा कोट लपेट लिया। ये कोट उसे माँ ने बाजार से ला कर दिया था। वो इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। विक्की ने उसे कहा था कि वो लेने जरूर आएगा, लेकिन वहां तो विक्की का कोई नामो निशान भी नहीं था। रात बढ़ रही थी और अंधेरा फैलने लगा था। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर मोहित को घबराहट सी होने लगी। उसने जल्दी से मोबाइल निकाल कर विक्की को फ़ोन मिलाना चाहा, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। मोहित ने एक के बाद कई बार उसे फ़ोन कर लिया, लेकिन दूसरी ओर विक्की शायद उसे भूल चुका था। अनजान शहर और इतने सारे लोगों के बीच में मोहित घबराने लगा था। उसकी जेब में इतने रुपए भी ना थे कि वो वापसी का टिकट करके वापस चला जाता। स्टेशन पर एक बेंच के ऊपर सिमट कर वो बैठ गया। रात गहरी होती चली गई और ठंड बढ़ने लगी थी। मोहित अब बहुत घबरा रहा था। आखिर रात के 12 बजे उसने सोचा कि एक बार फिर विक्की भाई को फ़ोन कर लिया जाए। थक हार कर उसने एक बार फिर उसने फ़ोन मिलाना चाहा, तो दूसरी ओर विक्की भाई का फ़ोन ऑन हो चुका था, और मोहित की आवाज़ सुनते ही वो बुरी तरह से चौंका। अरे यार मोहित, मैं तो एक शादी में फंसा हुआ था, मैं तो भूल ही गया था कि आज तुमने आना है। रुको, मैं किसी को भेजता हूँ, तुम्हें घर ले आएगा। विक्की भाई की आवाज़ पर मोहित को थोड़ा ढारस बंधा और वो फिर इसे इंतज़ार करने लगा। 1 घंटे के बाद एक लड़का नींद में डूबी आंखों से मोहित को लेने आ गया। उस लड़के ने मोहित को विक्की भाई के घर छोड़ा। वो छोटा सा 2 कमरे का घर था। विक्की अपने घर से निकल कमरे से निकल कर आ गया था। उसने मोहित से हाय हेलो किया। अगर वो वीडियो एडिट करने के अच्छे पैसे ना दे रहा होता तो मोहित कभी इस तरह किसी अनजान आदमी के घर ना आता, लेकिन उसकी गरीबी उसके लिए सबसे बड़ी मजबूरी थी। विक्की ने उसे अपने कमरे में के बराबर वाला एक छोटा सा कमरा दिखाया। यार तुम अपना सामान यहाँ रख लो, अभी तो अलग फ्लैट अरेंज नहीं हो सका, और वैसे भी अगर मैंने अलग फ्लैट लेकर दिया भी तो मैं उसके पैसे तुम्हारी सैलरी में से ही काटूंगा, इसलिए तब तक यहीं रह लो। विक्की को नींद आ रही थी और वो जल्दी से सोना चाहता था, लेकिन मोहित घबरा रहा था। उसके कमरे में पीने का पानी नहीं था और डस्टबिन भी नहीं है, सिर्फ एक बिस्तर है। मोहित ने कहा तो विक्की झुंझला गया। अरे यार, डस्टबिन का तुमने क्या करना है? सारे रैपर आदि यहीं टेबल के ऊपर रखते जाना, और पीने का पानी मैं सुबह तुम्हें भिजवा दूंगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मोहित को थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन अपने दिल को मजबूत करके वो बिस्तर पर लेट गया। आने से पहले वो छोटे बहन भाइयों की हजारों फरमाइशें साथ लेकर आया था। उनके स्कूलों की कई महीने की फीसें जमा नहीं हुई थी। माँ की बीमारी और बूढ़े पिता की बंद होती दुकान ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो 16 साल की उम्र में ही कमाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दे। मोहित को भूख लग रही थी, मगर खाना मिलने की तो कोई आशा नहीं दिखाई दे रही थी। खामोशी से वो सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन वो सुबह सुबह ही जाग गया, मगर विकी अपने कमरे में ही सो रहा था। मोहित को प्यास लग रही थी। कमरे में पानी नाम की कोई चीज नहीं थी। कुछ देर तक वो इधर उधर फिरता रहा, लेकिन बर्दाश्त करने के सिवा कोई चारा न था। 12 बजे के करीब विकी अपने कमरे से निकला तो मोहित के कमरे में आ गया। उसने आकर पानी की एक बड़ी बोतल उसके कमरे में रख दी और उसे अपने काम के बारे में समझाने लगा। विकी भाई, वो मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो, मोहित ने शर्मिंदगी से कहा। तो विक्की के चेहरे पर गुस्सा फैल गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू किया और नीचे चला गया। थोड़ी देर के बाद वो नाश्ता लेकर ऊपर आया और उसने मोहित के सामने रख दिया। मोहित को तेज भूख लगी थी। वो जल्दी से नाश्ता करने लगा। नाश्ते के दौरान ही विक्की ने उसे बता दिया कि उसे किस तरह काम करना है। कमरे में कंप्यूटर आदि विक्की ने लाकर रखवा दिया था,
और साथ ही ये भी समझा दिया था कि फालतू में कमरे से बाहर ना निकले। मोहित दिल लगाकर अपना काम करने लगा। शाम तक उसने विकी की एक वीडियो शानदार तरीके से एडिट कर दी थी। अब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास आ रहा था। माँ ने फ़ोन किया तो चिंतित स्वर में उससे सब पूछने लगी। मोहित ने उन्हें बिल्कुल नहीं बताया कि वो कल रात भूखा सोया था। दिन खामोशी से गुजरने लगे। विक्की मोहित को काम देता और मोहित अपने कमरे में वो काम करता रहता। लेकिन एक अजीब आदत थी विक्की की। वो अक्सर मोहित को खाना देना भूल जाता था। मोहित की अब जेब में तो फूटी कौड़ी भी न होती थी। घर से वो जितने पैसे लेकर आया था वो सब ट्रेन की टिकट में ही लग चुके थे। वो बेचारा भूखा विक्की के भेजे हुए खाने का इंतजार करता रहता। विक्की का दिल चाहता तो कभी उसे पूरे दिन में एक बार खाना देता और कभी 2 बार। कब जब भूल जाता तो मोहित खामोशी से भूखा ही सो जाता। विक्की भाई से मांगना उसे अच्छा नहीं लगता था। थक हार कर उसने एक दिन अपने एक दोस्त को फ़ोन करके कुछ पैसे मंगवा लिए कि यहाँ से सैलरी मिलेगी मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। मोहित ने बेबसी से कहा तो दोस्त ने 2,000 रुपये उसके अकाउंट में भेज दिए। मोहित को बहुत भूख लगी हुई थी। उसने खाना खाए हुए लगभग 12 घंटे गुजर चुके थे, मगर ना तो अभी तक विक्की नजर आया था, ना ही उसने खाना भिजवाया था। मोहित खामोशी से अपने कमरे से बाहर निकल आया। यहाँ मुंबई में खाने पीने की हर चीज़ ही महंगी थी। मोहित कुछ समय तक तो सड़क के किनारे बने हुए रेस्टोरेंट को देखता रहा। जेब में पैसे कम थे और भूख भी बहुत लगी हुई थी। थक हार कर उसने एक ठेले से खाना खरीद लिया। शाम का समय हो रहा था। खाना खरीद कर वो जल्दी से घर वापस आ गया। विकी का भी कुछ अता पता ना था। आज दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी सी थी। मोहित अपने कमरे में बैठकर खाना खाने लगा। जल्दी जल्दी खाना खाते हुए उसने घड़ी में टाइम देखा। रात के 9 बज रहे थे। आज विकी ने पूरा दिन ही उससे संपर्क नहीं किया था। खाना खत्म करते ही वो सोने के लिए लेट गया। जल्दी ही उसकी आंख लग गई। रात तक न जाने कौन सा समय था जब तेज दर्द के कारण उसकी आंख खुली। उसे अपने पेट में सुइयां चुभती हुई महसूस हो रही थीं। एक कराहने की आवाज़ उसके होठों से निकली और वो उठकर बैठ गया। दर्द इतना ज़्यादा था कि उसे यूं लग रहा था जैसे कोई उसके शरीर के 2 टुकड़े किए दे रहा है। मोहित की जान उसके गले को आने लगी। वो बुरी तरह से घबरा गया। उसने दाएं बाएं देखा, वहां कोई न था। वो उठकर लड़खड़ाता हुआ वाटर कूलर तक गया जिसमें पानी बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ था। गिलास में थोड़ा सा पानी निकालने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से वो पानी पिया, लेकिन अगले ही पल उसे जोरदार उल्टी आई। वो बाथरूम तक भी ना जा सका और पैर पकड़े वहीं दोहरा होता चला गया। न जाने कितनी देर वो बेबसी की हालत में वहीं पड़ा रहा। आधी रात का समय था। उसे अपनी माँ बहुत याद आ रही थी। मोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरी रात वो तेज दर्द से तड़पता रहा। कितनी बार उसने कोशिश की कि वो उठकर किसी को मदद के लिए पुकार ले, लेकिन उसमें इतनी शक्ति भी ना थी। सुबह 7 बजे के करीब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। पेट में होता हुआ दर्द अब आखिरी हद तक पहुंच चुका था। पूरी रात उल्टियां करने के कारण मोहित पर बेहोशी छा रही थी। लड़खड़ाते हाथों से अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकला। साथ ही विकी के कमरे का दरवाज़ा था। मोहित को और कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने ना चाहते हुए भी विकी भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटा दिया। दरवाज़ा खुला था। अंदर विकी बेखबर सो रहा था। मोहित कांपते कदमों के साथ चलता हुआ उस तक पहुंचा और उसका कंधा हिलाया। वो गहरी नींद में था। मोहित ने उसे कई बार आवाज़ें दी, तब जाकर उसने आंखें खोली। मोहित को अपने सामने इस तरह बैठा देखकर विकी भाई के चेहरे पर गुस्सा फैल गया। विकी भाई, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगर आपके पास कोई दवाई या गोली है तो मुझे दे दे, या फिर नीचे से लाकर दे दे, वरना शायद मैं जिंदा भी नहीं बचूंगा। मोहित ने टूटे फूटे शब्दों में कहा। लेकिन विक्की तो अपनी नींद खराब हो जाने पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। पेट में दर्द तो होगा ही, बाहर से अपनी मर्जी का खाना ठूसता रहता है। अय्याशी तेरी खत्म ही नहीं होती। यहाँ काम करने को बुलाया है, लेकिन तू तो अपने आप को राजा महाराजा समझकर गुलछर्रे उड़ा रहा है। खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा। अब जाओ और थोड़ा टहल कर आओ, खुद ही सही हो जाएगा। दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। विक्की ने दोबारा से आंखें बंद कर ली, जबकि मोहित का दिल चाहा कि वो जोर से रो पड़े। अनजाने शहर में अनजाने लोगों के बीच में वो दर्द से तड़प रहा था और जिसने उसे बुलाया था वही उसके सर पर हाथ रखने को तैयार न था। लाचार होकर वो काफ़ी देर वहीं खड़ा रहा। सड़कों पर वॉक करते हुए उसे कई बार उल्टी हुई। एक कदम उठाना भी कठिन हो रहा था। बड़ी मुश्किल से वो सड़क तक वॉक करके वापस आया था, लेकिन दर्द वैसा ही था। मोहित ने एक बार फिर विक्की का कंधा हिलाया। विक्की भाई, मैंने वॉक भी कर ली है आपके कहने से, लेकिन अभी तक भी मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा। मोहित ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक विक्की उठा और उसने अपने सामने दोनों हाथ जोड़ लिए। बस कर भाई, चला जा यहाँ से, सोने दे मुझे, हो जाएगा थोड़ी देर में दर्द ठीक। क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? विक्की की आवाज़ में इतना गुस्सा था कि मोहित सहम सा गया। वैसे भी वो 16 साल का कमज़ोर सा लड़का था, जबकि विक्की 25-26 साल का एक मैच्योर मर्द। मोहित लड़खड़ाते कदमों से उठा और कमरे से बाहर निकल आया।
लेकिन दर्द की तीव्रता उसे बैठने ही ना दे रही थी। थक हार कर वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और पैदल अस्पताल की ओर जाने लगा। जेब में जो थोड़े रुपए थे उससे उसकी दवाई तो आ ही सकती थी। अस्पताल दूर था, रास्ते में कई बार उसे उल्टी आई और कई बार वो जमीन पर लोटपोट होने लगा, लेकिन जैसे तैसे करके आखिरकार वो अस्पताल तक जा पहुंचा। अस्पताल के मेडिकल स्टोर से ही उसने अपने लिए दवा खरीदी और वहीं खड़े खड़े खा ली। कुछ देर बाद उसे थोड़ा सा आराम लगने लगा, इतना कि वो चलकर घर तक वापस जा सकता था। धीरे धीरे कदम उठाता हुआ वो जिस समय वापस अपने घर में आया तो वो पसीने में भीग चुका था। विकी अभी तक अपने कमरे में बेखबर सो रहा था। मोहित खामोशी से अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने घर वाले याद आ रहे थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी उसे पूरी करनी थी, इसलिए वापस जाने के बजाय यहाँ रहने के सिवा कोई चारा भी न था। तबीयत कुछ ठीक हुई तो मोहित को नींद आने लगी। शाम 7 बजे के करीब उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और विकी कमरे के अंदर आया। हाँ भाई मोहित, कैसी तबीयत है तेरी? ला दूँ तुझे कोई दवाई? उसने सरसरी से अंदाज में पूछा। नहीं विकी भाई, अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, उसने धीरे से कहा तो विकी सर हिलाने लगा। हाँ चल ठीक है, थोड़ा आराम कर ले और ये ले, ये नई वीडियो है, इसको जल्दी से एडिट कर देना। विकी ने उसके सामने नया काम रखा। मोहित ने सर हिला दिया। खाया पिया तो उसने सुबह से कुछ न था और कमजोरी भी हद से ज़्यादा हो रही थी, लेकिन काम तो आखिरकार उसने करना ही था। वो उठकर बैठने लगा तो अचानक ही विक्की उसकी ओर मुड़ा। वो अजीब नज़रों से उसे देख रहा था। सुन यार मोहित, तू ऐसा करना कि अभी घर की किसी चीज़ को हाथ मत लगाना जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। खास कर ये कमरे में प्ले स्टेशन रखा हुआ है, उसे मत छूना। ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई ऐसी बीमारी हो जो मुझे या मेरे घर वालों को लग जाए। विक्की की आवाज़ में एक अजीब सी घृणा थी। मोहित चौंक गया। मुझे सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुई थी और वो एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं लगती विक्की भाई, मोहित ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन विकी के चेहरे पर एक बार फिर झुंझलाहट भरा भाव फैल गया था। यार एक तो तू आगे से सवाल जवाब बहुत करता है, जो कुछ तुझसे कहा है वो कर बस, चिढ़ जाने वाले अंदाज में कहता हुआ विकी बाहर निकल गया, जबकि मोहित सर झटकते हुए दोबारा से अपने काम में बिजी हो गया था। वो यहाँ एक कमरे में पड़े पड़े परेशान हो चुका था, लेकिन जितनी बार भी उसने विक्की से अपने अलग फ्लैट की बात की थी, विक्की उसे टाल देता था। हाँ कर दूंगा, बस बात चल रही है। इसी तरह की बातें सुनते हुए मोहित को यहाँ मुंबई में लगभग 20 दिन गुजर चुके थे। नीचे वाले फ्लैट में विकी की फैमिली घूम फिर रही होती थी। मोहित में इतनी हिम्मत न थी कि वो उठकर उन लोगों के बीच में उठे बैठे। अकेले अपने कमरे में पड़े पड़े उसे अपने घर वाले याद आने लगते थे। थोड़े और दिन गुजर गए। मोहित विकी का काम अच्छे तरीके से कर रहा था। रात में न जाने किस समय उसकी आँख खुली। गले में प्यास के मारे कांटे चुभ रहे थे। पानी का गिलास उठाकर वो वाटर कूलर तक गया, लेकिन कुछ बूंदे टपकने के बाद पानी खत्म हो गया। ओहो, मोहित ने अपने सर पर हाथ मारा। आज दिन में ही तो कूलर में पानी खत्म हो गया था और उसे विकी को बताना याद ही नहीं रहा था। उसे बहुत प्यास लग रही थी। नीचे किचन में जाकर पानी पीना उसे अच्छा न लगा। कुछ देर तक वो सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन प्यास की मारी नींद आना भी मुश्किल था। वो अपना ग्लास उठाकर कमरे से बाहर निकल आया। मौसम में आज अच्छी खासी गर्मी थी। साथ वाले कमरे में विक्की सो रहा था। विक्की भाई के कमरे से पानी ले लेता हूँ, मोहित ने सोचा और धीरे से विक्की का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। सामने ही वाटर कूलर रखा हुआ था। मोहित उसमें से पानी का गिलास भरने लगा। शायद आहट की आवाज़ से विक्की की आंख खुल गई। वो अपने ऊपर से चादर हटाते हुए जोर से दहाड़ा। यार कितना बचकाना है तू, देख नहीं रहा कि कमरे में एसी चल रहा है? पूरा दरवाजा खोलकर अंदर आ गया है। एसी का बिल तेरा बाप भरेगा, चिल्लाते हुए उसने कहा, जबकि मोहित तो सहम ही गया था। पानी का गिलास वहीं छोड़कर लपक कर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। विक्की और भी कुछ बड़बड़ाता हुआ दोबारा से मुंह मोड़कर सोने की तैयारी कर रहा था। मोहित ने सुना वो कह रहा था, जब भी कमरे से निकलता है लाइट और पंखे चलते हुए छोड़ देता है। हर चीज़ का बिल तो मैं नहीं भरना है। नवाब का बच्चा न जाने कहाँ से उठकर आ गया है। उसकी बातों ने मोहित को दुख पहुंचाया। प्यास का एहसास तो कहीं गायब ही हो गया था। गिलास में पानी भरते हुए वो वापस अपने कमरे में आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन सख्ती से आंखें रगड़ते हुए पानी पीने लगा। उसने सोच लिया था कि सुबह वो विक्की भाई से बात करेगा। अगर वो उसके यहाँ रहने से इतना परेशान है तो वो वापस अपने शहर चला जाएगा। लेकिन सुबह जब विक्की से उसका सामना हुआ तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसके चेहरे से तो पता ही नहीं चल रहा था कि रात में कोई बात भी हुई थी। मोहित ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने हूँ हाँ में टाल दिया। इससे ज़्यादा वो अब मोहित से बात करता ही ना था। मोहित विक्की के व्यवहार से परेशान होता जा रहा था। उसे मुंबई आए हुए तकरीबन 25 दिन गुजर चुके थे। खाना वो अभी भी अपने पैसों का खा रहा था और भी किसी ज़रूरत के लिए अगर वो विक्की को कहता तो आगे से वो सीधे मुंह उससे बात तक न करता। मोहित को समझ नहीं आ रही थी कि अगर वो उससे इतना ही तंग है तो उसने उसे मुंबई बुलाया ही क्यों।
मोहित की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसके पास मुश्किल से इतने पैसे थे कि वो दिन में एक टाइम का खाना खा पाता। अगर वो विकी को फ़ोन करके कहता तो वो यही जवाब देता कि हाँ यार भिजवा रहा हूँ, लेकिन उसके तुरंत बाद वो भूल जाता। उस दिन भी विक्की ने मोहित को फ़ोन किया। वह अपने कमरे में लेटा हुआ था। विक्की उसका नीचे इंतज़ार कर रहा था। मोहित नीचे उतर कर आया तो विक्की के चेहरे पर गुस्से भरे भाव नजर आ रहे थे। क्या बात है विक्की भाई, आपने काफ़ी दिन से कोई काम नहीं दिया? मोहित ने पूछा, लेकिन विक्की के चेहरे के भाव एकदम ही बिगड़ गए। वो मुंह से झाग उड़ाने लगा। उसके शब्द मोहित के कानों में किसी बम की तरह पड़ रहे थे। मैं तुझसे काम क्या करवाऊं यार? तुझे तो देख के मुझे घिन आने लगती है। कितना बचकाना सा लड़का है। अपने कमरे को देख, ऐसा लगता है जैसे कोई किसी गटर में रह रहा हो। हर जगह तूने छिलके और रैपर फेंके हुए हैं। इतनी तमीज़ नहीं है कि कहीं किसी डस्टबिन में छिलके डाल दे। दिन रात तू बाहर का खाना खाता रहता है, गुलछर्रे उड़ाता रहता है। कमरे से बाहर आता है तो पंखे और लाइट चलते हुए छोड़ देता है। मैं तो यहाँ तेरे बिल भर भर के कंगाल हो जाऊंगा। तू ऐसा कर, अपना सामान उठा वापस चला जा। मुझे तुझसे कोई काम नहीं करवाना। विकी की बात पर मोहित के सख्ते में आ गया था। उसकी आवाज़ में इतना गुस्सा था कि वो कमज़ोर सा लड़का बुरी तरह से डर गया। उसे लगा जैसे ये सामने खड़ा हुआ मोटा ताज़ा विक्की अभी एक हाथ उसके गाल पर जड़ देगा। मोहित ने बोलना चाहा, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही कहीं गुम हो गई। उसने बड़ी हिम्मत करके पूछा, विक्की भाई आपने तो कहा था कि कमरे में डस्टबिन नहीं है, तो रैपर और कचरा वहीं टेबल की साइड पर रखते जाना। अब उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें कहाँ रखता? खाना मैं बाहर से इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि आप मुझे खाना देते ही नहीं हो, और आपने खुद मुझे मुंबई बुलाया था। मैं अपनी मर्जी से तो नहीं आया। मोहित ने ये शब्द बड़ी मुश्किल से कहे थे और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी दिमागी हालत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। वो खुद एक अकेला और लावारिस इंसान महसूस कर रहा था, जो अपने शहर से दूर, अपने घर वालों से दूर, यहाँ विक्की भाई के आश्रय पर था। और जिस आदमी के आश्रय पर वहाँ से यहाँ आया था, वही उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा था। विक्की सामने खड़ा खामोशी से उसके चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब भाव थे, जैसे मोहित के रोने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे बस कर, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? विक्की ने उसके कंधे पर हाथ मारकर कहा तो मोहित, जो पहले ही निढाल हो रहा था, अपने आंसू तेजी से साफ करके फट पड़ा। विक्की भाई, अगर आपको मेरे अंदर कोई कमी नजर आती है तो आप मुझे आराम से भी बता सकते थे, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार आप मेरे साथ कर रहे हैं, इससे मेरी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी है। मोहित और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। विक्की उसे थोड़ी देर तक देखता रहा और फिर एकदम हाथ उठाकर बोला, तू ऐसा कर भाई, वापस चला जा अपने शहर। मेरे पास तुझे देने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही कोई और काम। इतना कहकर वो सुकून के अंदर अपने कमरे में चला गया था, जबकि दरवाजे के बाहर खड़ा मोहित खामोशी से उसे अंदर जाता देखता रहा। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। जेब में पैसे ना थे, यहाँ तक कि वापसी का किराया भी ना था। पूरा 1 महीना विकी ने उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया था। उसके बाद मोहित यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहर सकता था। उसकी आंखों के सामने अपने माँ बाप और छोटे बहन भाइयों के चेहरे लहराने लगे, जिन्होंने कितनी उम्मीद से उसे घर से विदा किया था कि मोहित बड़े शहर में जाकर काम करेगा तो जल्दी उनके हालात बदल जाएंगे। ना चाहते हुए भी वो ऊपर आकर अपना सामान पैक करने लगा। विक्की ने उसके अकाउंट में सैलरी के रुपए भेज दिए थे। ये एक एहसान था जो उसने मोहित पर ज़्यादा समय किया था। खामोशी से अपना सारा सामान समेटकर मोहित नीचे उतर आया। सौभाग्य से मुंबई में उसका एक पुराना जाने वाला रहता था। मोहित ने उस मुसीबत के समय में उसे फ़ोन किया। वो अच्छा शरीफ लड़का था। वो जल्दी मोहित की मदद के लिए आ पहुंचा। उसने जब मोहित की ये हालत देखी तो वो पहले हैरान रह गया, लेकिन जब उसने सुना कि मोहित विक्की भाई के लिए एडिटिंग का काम करता था तो वो समझने वाले अंदाज में सर हिलाने लगा। तुम उसके चक्कर में आई ही क्यों? ये सब लड़कों के साथ यही करता है। आइंदा वो तुम्हें फ़ोन भी करे तो उसका फ़ोन मत उठाना। उसके दोस्त ने उसे समझाया था। ट्रेन का किराया भी उसी दोस्त ने दिया था। टूटे हुए दिल के साथ मोहित वापस अपने छोटे से शहर में आ गया। माँ से उसने बहाना कर दिया था कि विक्की भाई ने अपना काम रोक दिया है, इसलिए फ़िलहाल उसे वापस भेज दिया है। मैं जल्द ही कोई और काम ढूंढ लूँगा। माँ तो उसे वापस देखकर ही खुशी से निहाल हो रही थी। ऐसे पैसे का तो वो क्या करती जिसके बदले उसे अपना बेटा ही गंवाना पड़ता। मोहित तो अपने शहर चला गया, लेकिन विक्की को शायद अभी तक सबक नहीं मिला था। उसने एक नए लड़के को अपनी वीडियो की एडिटिंग के लिए रख लिया। उसके साथ तो उसने मोहित से भी बुरा व्यवहार किया, लेकिन दूसरी ओर मोहित ने फैसला कर लिया था कि अब वो पलटकर भी कभी विक्की से कोई बात नहीं करेगा। उसने खुद ही शहर में छोटा मोटा काम ढूंढना शुरू कर दिया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जल्द ही उसे शाम के समय में ऐसा काम मिल गया जिसके साथ वो अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकता था। समय गुजरता रहा। मोहित चाह कर भी उस घटना को भुला ना पाया जब वो सारी रात दर्द से तड़पता रहा था और विक्की ने उसे एक दवा तक देने का कष्ट ना किया था। लेकिन अब वो अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया था। इंटरनेट पर विक्की भाई की लोकप्रियता बढ़ती रही।
लोग अंधाधुंध उसे फॉलो करते रहे। विक्की भाई ने नाम और पैसे के चक्कर में वो सारी मर्यादा भुला दी जिनका पहले वो प्रचार किया करता था। वो मोहित को कमरे से बाहर नीचे आने ना दिया करता था, क्योंकि नीचे उसकी फैमिली हुआ करती थी। जब दौलत का लालच बढ़ा तो विक्की ने खुद अपने घर वालों की वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पहले माँ बहनें दिखाता रहा और फिर अपनी शादी की फुल कवरेज भी की। जब उसकी पत्नी ब्याह कर आई तो उसके फॉलोवर्स की संख्या में अंधाधुंध बढ़ोतरी हुई, जो सिर्फ और सिर्फ उसकी सुंदर पत्नी को देखना चाहते थे। कमाई तो अच्छी हुई, लेकिन विक्की की इज्जत घटनी शुरू हो गई। कुछ ही समय गुजरा जब उसने और रुपयों के लालच में लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सोचा। वो झूठी वीडियो बनाता जिसमें कि वो लोगों की मदद करता, किसी गरीब को रास्ते में देखता तो उनको पैसे दे देता या कहीं काम दिला देता, पर यह सब वो सिर्फ कैमरे के सामने करता। लेकिन यही वो समय था जब विक्की के खिलाफ लोगों के अंदर अंदर का आक्रोश फट पड़ा। कई लोगों ने विक्की की असलियत को कैमरों के सामने लाना शुरू कर दिया। विक्की के वॉइस नोट्स, विक्की की हरकतें, उसका घर में अपने नौकरों के साथ व्यवहार, हर कोई कैमरे के सामने आकर उसे एक्सपोज कर रहा था। मोहित खामोशी से ये सब देखता जा रहा था। विक्की का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। लोग लाखों की संख्या में उसे अनफॉलो कर रहे थे। उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर मीम बनाए जा रहे थे। लोग उसे नापसंद करने लगे थे। एक ऐसा आदमी जो कैमरे के सामने अच्छा बनने का नाटक करके रुपए कमाता था और जिसके लिए दूसरे इंसानों की अहमियत बिल्कुल जानवरों की तरह थी, वो लोगों का आइडियल कभी नहीं हो सकता। मोहित जो अब एक कामयाब इंसान था, अपने सामने स्क्रीन पर विक्की भाई का रोता हुआ चेहरा देख रहा था, जो लोगों से भीख मांग रहा था कि उसे बुरा ना समझा जाए, वो एक अच्छा इंसान है। मोहित के होठों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। वो इस अच्छे इंसान को बहुत अच्छे से जानता था, मगर अब विक्की को बेइज्जती के पाताल में गिरने से कोई नहीं रोक सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।